सवाना क्लाइमेट, जिसे हम सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, बेसिकली एक ट्रांजिशनल जोन है। इसको समझने के लिए तुम्हें विजुअलाइज करना होगा कि ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स और हॉट डेजर्ट्स के बीच में सैंडविच की तरह फंसा हुआ है, रफली बिटवीन 5 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। अब सवाल ये है कि ये ट्रांजिशन काम कैसे करता है। क्यों ये ना तो पूरी तरह फॉरेस्ट है और ना ही पूरी तरह डेजर्ट। इसका आंसर छुपा है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और आईटीसीजेड की मूवमेंट में। यूसी, सवाना में डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं, और ये डुअलिटी ही इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर है। जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओवरहेड होता है समर सॉलिस्टिस के टाइम, तो लो प्रेशर बेल्ट यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी आईटीसीजेड इक्वेटर से शिफ्ट होकर पोलवर्ड मूव करता है। जब ये आईटीसीजेड सवाना रीजन के ऊपर आता है, तो वहां इंटेंस हीटिंग होती है, हवा ऊपर उठती है और कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। इसलिए समर्स यहाँ वेट और ह्यूमिड होती हैं, बिल्कुल इक्वेटोरियल क्लाइमेट जैसी। समझ आया? ह्यूमिड हीट क्रिएट्स रेन। लेकिन कहानी बदलती है जब सन रिट्रीट करता है। विंटर्स में आईटीसीजेड वापस इक्वेटर की तरफ चला जाता है। इस वक्त सवाना रीजन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। यहाँ प्रिवेलिंग विंड्स अब ट्रेड विंड्स यानी ईस्टर्लीज हैं। सिंस ये विंड्स कॉन्टिनेंट के इंटीरियर से आ रही हैं, यानी ऑफशोर विंड्स हैं, ये ड्राई होती हैं और अपने साथ कोई मॉइस्चर नहीं लाती। रिजल्ट, इंटेंस एरिडिटी और ड्राई कंडीशंस थ्रू आउट द विंटर। सो क्लाइमेटिक मैकेनिज्म ये है, समर में लो प्रेशर और रेन और विंटर में हाई प्रेशर और ड्राउट। इस ऑसिलेटिंग मैकेनिज्म की वजह से रेनफॉल का पैटर्न भी एक ग्रेडियंट फॉलो करता है। इक्वेटर के पास वाले मार्जिन्स पर बारिश ज्यादा होती है और वेजिटेशन डेंस होती है। लेकिन जैसे जैसे तुम डेजर्ट फ्रिंजेस यानी पोलवर्ड की तरफ बढ़ोगे, रेनफॉल कम होती जाएगी और एरिडिटी बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो मीन एनुअल टेम्परेचर हाई रहता है, 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डायर्नल रेंज यानी दिन और रात का फर्क विंटर्स में एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि आसमान साफ होता है और हीट रैपिड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू एस्केप कर जाती है। क्लियर है? ये क्लाइमेटिक पल्स वेट समर और ड्राई विंटर ही सवाना की पूरी इकोलॉजी और लाइफ साइकिल को डिक्टेट करती है। अब जब हमने क्लाइमेट समझ लिया, तो चलो देखते हैं कि वेजिटेशन इस एक्सट्रीम सीजनैलिटी को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। सवाना को अक्सर पार्कलैंड या बुशवेल्ड कहा जाता है। इमेजिन करो एक ऐसा लैंडस्केप जहां दूर दूर तक लंबी घास, टॉल ग्रासेस फैली हुई है और उनके बीच में कहीं कहीं छोटे स्कैटर ट्रीज खड़े हैं। ये फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि कैनपी कंटिन्यूअस नहीं होती। ट्रीज आइसोलेटेड होते हैं ताकि सनलाइट डायरेक्टली ग्राउंड तक पहुंच सके, जो ग्रासेस की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। लेकिन ये वेजिटेशन ऐसे दिखती क्यों है? इसका रीजन है जीरोफिटिक अडेप्टेशन, यानी ड्राउट से लड़ने की क्षमता। यहां प्लांट्स को दो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक तो लंबा ड्राई सीजन और दूसरा फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर्स। सबसे पहले ट्रीज को देखो। अकेशिया ट्रीज जो यहाँ कॉमन है, उनका शेप नोटिस करो। वो अम्ब्रेला की तरह होते हैं। ये शेप एक्सीडेंटल नहीं है, ये उन्हें इंटेंस सोलर रेडिएशन से बचाता है और रूट्स के आसपास मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है, ताकि इवेपोरेशन कम हो। फिर आते हैं बाओबैब और बॉटल ट्रीज। इन्हें नेचर्स वाटर टैंक्स कहा जाता है। इनका ट्रंक सूजा हुआ यानी स्वोलन होता है, क्योंकि ये वेट सीजन में अपने ट्रंक के अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं ताकि ड्राई विंटर में सर्वाइव कर सके। इनकी बार्क यानी छाल भी बहुत थिक और कॉर्की होती है, जो इन्हें बुश फायर से बचाती है। फायर यहाँ एक नेचुरल साइकिल है और ये ट्रीज फायर रेजिस्टेंट डेवलप हुए हैं। ग्रासेस की बात करें तो एलिफेंट ग्रास जैसी स्पीशीज 3 से 4 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। इनकी स्ट्रैटेजी अलग है। ड्राई सीजन आते ही ये ग्रासेस डोमेंट हो जाती हैं। इनकी लीव्स येलो और वायरी यानी सख्त हो जाती हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन से पानी लॉस ना हो। लेकिन जमीन के नीचे इनकी रूट्स बहुत लंबी और डीप होती हैं, जो डोमेंट रहती हैं। जैसे ही पहली बारिश होती है, ये वापस लाइफ में आ जाती हैं। थिंक अबाउट इट, ये वेजिटेशन यूनिफॉर्म नहीं है। इक्वेटर के पास जहां बारिश ज्यादा है, वहां ट्रीज डेंस होते हैं, वुडलैंड सवाना। लेकिन जैसे जैसे डेजर्ट की तरफ बढ़ते हैं, ट्रीज छोटे और कांटेदार यानी थॉर्नी होते जाते हैं, स्क्रबलैंड, और फाइनली सिर्फ घास रह जाती है। तो सवाना की वेजिटेशन बेसिकली वाटर अवेलेबिलिटी का एक विजुअल मैप है। मोर रेन, मोर ट्रीज, लेस रेन, मोर ग्रास। गॉट इट? सवाना को दुनिया का बिग गेम कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लैनेट का सबसे बड़ा हर्बिवोर बायोमास मिलता है। लेकिन सोचो जरा, अगर हजारों जानवर
ज़ीब्रास, एलिफेंट्स, जिराफ्स, एंटीलोप्स एक ही जगह घास खा रहे हैं तो खाना खत्म क्यों नहीं होता? कंपटीशन क्यों नहीं होता? यहाँ कॉन्सेप्ट आता है ट्रोफिक नीश सेपरेशन का। नेचर ने हर जानवर को एक स्पेसिफिक फ्लोर या लेवल असाइन किया है। जिराफ अपनी लंबी गर्दन की वजह से सबसे ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाता है, वो हाई ब्राउजर है। एलिफेंट डिस्ट्रक्टिव फीडर है, जो पेड़ों को गिरा कर खाता है। कुडू और इम्पाला श्रब्स यानी झाड़ियों पर फीड करते हैं, जबकि ज़ीब्रास और विल्डे बीस्ट्स जमीन की घास यानी ग्रेजर्स खाते हैं। इस तरह एक ही इकोसिस्टम में सब अलग-अलग हाइट से रिसोर्स ले रहे हैं, जिससे डायरेक्ट कंपटीशन अवॉइड होता है। इस वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से ही इतनी हाई बायोडाइवर्सिटी कोएग्जिस्ट कर पाती है। अब बात करते हैं सर्वाइवल की। सवाना एक खुला मैदान है, छुपने की जगह बहुत कम है, इसलिए यहाँ प्रेडिटर और प्रे के बीच एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस चलती है। प्रे जैसे कि गज़ेल्स के पास स्पीड और स्टैमिना होना ज़रूरी है भागने के लिए। उनकी आंखें साइड में होती है, मोनोक्यूलर विजन, ताकि वो चरते वक्त भी दूर तक देख सकें। दूसरी तरफ प्रेडिटर्स जैसे चीता और लायन को देखो। उनकी बॉडी ड्राई ग्रास के साथ ब्लेंड होने के लिए कैमोफ्लाज यानी टॉनी कलर यूज करती है। चीता के पास स्पीड है, फास्ट ट्विच मसल्स, जबकि लायंस ग्रुप में हंट करते हैं। ये अडेप्टेशन का गेम है। जो तेज नहीं भाग सकता या जो छुप नहीं सकता, वो सरवाइव नहीं करेगा। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है माइग्रेशन। सवाना में रिसोर्स स्टैटिक नहीं है, बारिश के साथ घास की लोकेशन बदलती रहती है, इसलिए जानवर भी मूव करते हैं। फेमस सेरेंगेटी मारा इकोसिस्टम में जो ग्रेट माइग्रेशन होती है, वो शौक के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए है। विल्डेबीस्ट्स और ज़ीब्रास का ये मैसिव हर्ड रेनफॉल पैटर्न्स को फॉलो करता है, जहां बारिश वहां घास और वहां ये हर्ड्स। ये एक कंटिन्यूअस सर्कुलर साइकिल है। काविंग यानी बच्चों का जन्म साउथ सेरेंगेटी में होता है, जब वहां घास न्यूट्रिशियस होती है। फिर ड्रॉट आते ही वो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं और इनके पीछे पीछे चलते हैं प्रेडिटर्स और स्कैवेंजर्स जैसे कि वल्चर्स और हाइनास, जो बचे कुचे कार्कसेस को साफ करके न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सिंपल है ना? सब कुछ रेनफॉल और फूड सिक्योरिटी से ड्रिवन है। अब हम सवाना के ह्यूमन और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को एनालाइज करेंगे। हिस्टोरिकली ये रीजन पैस्टोरलिज्म यानी पशुपालन का हब रहा है। मसाई, ईस्ट अफ्रीका और हौसा, नाइजीरिया जैसी इंडिजिनस ट्राइब्स यहाँ सदियों से रह रहे हैं। उनके लिए कैटल यानी गाय भैंस सिर्फ फूड सोर्स नहीं, बल्कि वेल्थ और स्टेटस का सिंबल हैं। जितने ज्यादा जानवर उतना बड़ा आदमी। लेकिन ये लाइफस्टाइल चैलेंजेस से भरा है। एक तो घास की क्वालिटी पुअर होती है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और टेक्सचर हार्श होता है। ऊपर से सबसे बड़ा हैजर्ड है tsetse फ्लाई। ये मक्खी एक डेडली बीमारी स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है, जो ह्यूमंस और कैटल दोनों के लिए फेटल है। इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ ट्रेडिशनली लिमिटेड रहा है। सॉइड भी लैटेरेटिक होती है, जिसमें इंटेंस लीचिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं और ऊपरी परत यानी क्रस्ट हार्ड हो जाती है, जो खेती के लिए आइडियल नहीं है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में चीजें बदल रही हैं। सबसिस्टेंस पास्टोरलिज्म अब कमर्शियल रैंचिंग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्पेशली एरियाज लाइक क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया और कैंपॉस ब्राजील में। ऑस्ट्रेलिया में कैटल रियरिंग साइंटिफिक तरीके से होती है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। वहां सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, वेटरनरी केयर मिलती है और फोकस मीट या वुल की क्वालिटी पर होता है, ना कि सिर्फ जानवर की संख्या पर। ये सबसिस्टेंस वर्सेस कमर्शियल का कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मसाई हैं जो नेचर के साथ अडाप्ट करके जीते हैं, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन रैंचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करते हैं। इकोनॉमी का एक और पिलर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कुछ एरियाज में इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स यूज करके क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुदान में जेजीरा स्कीम के अंडर कॉटन की खेती होती है। ब्राजील के कैंपॉस में कॉफी और केन शुगर ग्रो किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा इकोनॉमिक गेम चेंजर है टूरिज्म, जिसे हम सफारी इकोनॉमी कहते हैं।
केन्या और तंजानिया जैसे देशों के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अब एक इकोनॉमिक नेसेसिटी बन गया है। इंटरनेशनल टूरिस्ट्स लायंस और एलिफेंट्स देखने आते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज आता है। इस रेवेन्यू ने कंजर्वेशन को इंसेंटिवाइज किया है। अब लोकल्स को समझ आ रहा है कि एक जिंदा हाथी मारे हुए हाथी से ज्यादा वैल्यूएबल है। सो टूरिज्म रेवेन्यू कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटी पोचिंग स्क्वाड्स को फंड करता है, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल साइकिल। समझे? ये रीजन अब सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल बनता जा रहा है। अब हम शिफ्ट करते हैं एक नए एक्सट्रीम पर, हॉट डेजर्ट्स, BWH। पहला सवाल जो ज्योग्राफी स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए वो ये है, दुनिया के सारे बड़े हॉट डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर 15 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच ही क्यों मिलते हैं? ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे सॉलिड फिजिक्स है। इसको समझने के लिए हमें एयर स्टेबिलिटी और हैडली सेल को रीविजिट करना होगा। सबसे पहला फैक्टर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी STHP। 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास इक्वेटर से उठी हुई हवा ठंडी होकर वापस नीचे डिसेंडिंग यानी सिंक करती है। जब हवा नीचे की तरफ सिंक करती है तो वो कंप्रेस होती है और गर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को एडियाबैटिक वार्मिंग कहते हैं। जब हवा गर्म होती है तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि वो क्लाउड्स फॉर्म नहीं होने देगी। बारिश के लिए हवा का ऊपर उठना यानी अपलिफ्ट जरूरी है, लेकिन यहां हवा नीचे दब रही है, सबसिडेंस। ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्लाउड फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, क्रिएटिंग क्लियर स्काइज एंड एरिडिटी। यही रीजन है कि समुंदर पास होने के बावजूद बारिश नहीं होती। दूसरा फैक्टर है ऑफशोर ट्रेड विंड्स। इस लैटिट्यूड पर ट्रेड विंड्स चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो करती हैं। जब तक ये विंड्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन यानी जहां डेजर्ट्स हैं लाइक सहारा और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट तक पहुंचती हैं, ये अपना सारा मॉइस्चर ईस्टर्न साइड पर शेड कर चुकी होती हैं और लैंड से गुजरने की वजह से ड्राई हो जाती हैं। ये विंड जमीन से समुंदर की तरफ यानी ऑफशोर चलती हैं, इसलिए ये रेन बेयरिंग नहीं होती। तीसरा क्रिटिकल फैक्टर है कोल्ड ओशन करेंट्स। नोटिस करो, हर हॉट डेजर्ट के किनारे एक ठंडी करंट है। सहारा के पास कैनरीज करंट, नमीबिया के पास बेंगुला और अटाकामा के पास पीरू और हम्बोल्ट करंट। ये ठंडा पानी कोस्टल एयर को चिल कर देता है। ठंडी हवा भारी होती है और ऊपर नहीं उठ पाती, नो अपलिफ्ट। रिजल्ट फॉग बन सकता है, मिस्ट, लेकिन बारिश नहीं होती। ये डेसिकेटिंग इफेक्ट डेजर्ट कंडीशंस को और इंटेंस बना देता है। लास्टली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो। रेनफॉल साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और वो भी इरैटिक, कभी भी कहीं भी। टेम्परेचर में एक्सट्रीम वेरिएशन होता है। दिन में एक्सट्रीम हीट मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस क्योंकि क्लाउड कवर नहीं है जो सन को रोके, लेकिन रात में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर सकता है। वाई? क्योंकि क्लाउड्स ब्लैंकेट का काम करते हैं जो धरती की गर्मी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक कर रखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। डेजर्ट में क्लाउड्स न होने की वजह से सारी हीट रात में स्पेस में एस्केप कर जाती है, इसलिए डेजर्ट की रातें चिल्ड होती है। क्लियर है मैकेनिज्म? सबसिडेंस, ऑफशोर विंड्स और कोल्ड करंट्स का डेडली कॉम्बिनेशन ही डेजर्ट बनाता है। डेजर्ट बायोम में लाइफ का होना अपने आप में एक मिरेकल है। यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स ने सर्वाइवल के लिए ऐसे मॉडिफिकेशंस किए हैं जो किसी साइफाई मूवी से कम नहीं लगते। वेजिटेशन को हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, यानी वो प्लांट्स जो वाटर स्कैर्सिटी को रेजिस्ट कर सकते हैं। इनका मेन गोल है पानी बचाना और ट्रांसपिरेशन यानी पत्तों से पानी का उड़ना को रोकना। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखो। कैक्टस जैसे प्लांट्स में लीव्स नहीं होती, वो स्पाइन्स यानी कांटों में कन्वर्ट हो गई हैं। इससे सरफेस एरिया कम हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन भी कम होता है। प्लस ये कांटे जानवरों से प्रोटेक्शन भी देते हैं। इनका स्टेम यानी तना मोटा और गोदेदार होता है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और पानी भी स्टोर करता है। क्यूटिकल यानी आउटर स्किन वैक्सी और थिक होती है ताकि मॉइस्चर लॉस न हो। रूट सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ दो एक्सट्रीम स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ प्लांट्स जिन्हें फ्रेयोफाइट्स कहते हैं जैसे डेट पाम, उनकी रूट्स बहुत डीप यानी टैप रूट्स होती हैं जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल यानी एक्वेफर्स तक पहुंच जाती हैं।
दूसरी तरफ कैक्टाई की रूट्स शैलो लेकिन बहुत वाइड स्प्रेड यानी फैली हुई होती हैं, ताकि अगर हल्की सी भी बारिश या ड्यू यानी ओस गिरे तो वो तुरंत पानी एब्जॉर्ब कर लें। एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है एफेमेरल्स। ये प्लांट्स ड्रॉट को फाइट नहीं करते बल्कि उसे अवॉइड करते हैं। इनके सीड्स सालों तक मिट्टी में डॉर्मेंट यानी सोए हुए पड़े रहते हैं। जैसे ही बारिश होती है ये एक्टिवेट होते हैं और इनका लाइफ साइकिल सुपर फास्ट चलता है। कुछ ही हफ्तों में जर्मिनेशन, फ्लावरिंग और सीडिंग कंप्लीट करके ये मर जाते हैं। अगले ड्रॉट के आने से पहले इनका काम खत्म। ये शॉक स्ट्रैटेजी है। फौना यानी एनिमल्स की अडेप्टेशंस भी उतनी ही ब्रिलियंट है। सबसे बड़ा चैलेंज है हीट और वाटर लॉस। इसलिए ज्यादातर डेजर्ट एनिमल्स नॉकटर्नल होते हैं। वो दिन की गर्मी में जमीन के नीचे बरोज में छुपे रहते हैं और सिर्फ रात की ठंडक में बाहर निकलते हैं। रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के पास थिक एक्सोस्केलेटन होता है जो बॉडी मॉइस्चर को रिटेन करता है। कैमल, जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, वो फिजियोलॉजिकल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। उसका हम्प पानी नहीं बल्कि फैट स्टोर करता है। जब खाना पानी नहीं मिलता तो ये फैट मेटाबोलाइज होकर एनर्जी और मेटाबॉलिक वाटर रिलीज करता है। उसकी किडनीज वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो, पानी वेस्ट ना हो। इवन उसके नॉस्ट्रिल्स सैंड स्टॉर्म के टाइम बंद हो सकते हैं और फीट पैडेड होते हैं ताकि रेत में धंस ना जाएं। एवरी फीचर हैज अ स्पेसिफिक सर्वाइवल लॉजिक। समझे? यहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट। अब हम एक अलग टाइप के डेजर्ट पर फोकस करेंगे, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स या BWK। ज्योग्राफी में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि डेजर्ट मतलब सिर्फ गर्मी, हॉट, लेकिन डेजर्ट का डेफिनेशन टेम्परेचर से नहीं, एरिडिटी यानी सूखेपन से होता है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स टेम्परेट जोन्स यानी 35 डिग्रीज टू 50 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में मिलते हैं, और ये हॉट डेजर्ट से जेनेसिस यानी बनने के कारण और क्लाइमेट दोनों में अलग होते हैं। इनके बनने के पीछे दो मेन फैक्टर्स हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी और रेन शैडो इफेक्ट। पहले कॉन्टिनेंटैलिटी को समझो। गोबी डेजर्ट और तुर्किस्तान डेजर्ट इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। ये डेजर्ट समुंदर से इतने दूर हैं, यानी डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट इंटीरियर, कि मॉइस्चर बेरिंग विंड्स वहां तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह ड्राई हो जाती हैं। समुंदर का मॉडरेशन इफेक्ट न होने की वजह से यहाँ क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। इफ डिस्टेंस की वजह से ही ये सूखे रह जाते हैं। दूसरा फैक्टर है रेन शैडो इफेक्ट। पैटागोनिया डेजर्ट इन साउथ अमेरिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ एंडीज माउंटेन्स एक बैरियर की तरह काम करते हैं। जब वेस्टर्ली विंड समुंदर से आती हैं तो वो एंडीज के विंडवर्ड साइड पर ऊपर उठती हैं और भारी बारिश करती हैं, लेकिन जब ये हवा पहाड़ क्रॉस करके दूसरी तरफ यानी लीवर्ड साइड नीचे उतरती है तो वो गर्म और ड्राई हो चुकी होती है, यानी डिसेंडिंग एयर वार्म्स अप। इस वजह से लीवर्ड साइड पर बारिश नहीं होती और डेजर्ट बन जाता है। ये टोपोग्राफी इंड्यूस्ड डेजर्टिफिकेशन है। BWH और BWK में सबसे बड़ा डिफरेंस टेम्परेचर का है, स्पेसिफिकली विंटर्स में। हॉट डेजर्ट्स में विंटर्स माइल्ड होती हैं, लेकिन मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स में कोल्ड विंटर्स होती हैं, जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है और स्नो पड़ती है। गोबी डेजर्ट में तो सर्दी में बर्फ जम जाती है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ बहुत हाई होता है, समर्स हॉट और विंटर्स फ्रीजिंग। ग्राफ में देखोगे तो कर्व बहुत डीप डिप करेगा विंटर में, अनलाइक सहारा। वेजिटेशन यहाँ भी स्केर्स होती है। टेम्परेट स्क्रब, कोर्स ग्रासेस और हार्डी ज़ेरोफाइट्स जैसे सेक्सॉल ट्री मिलते हैं। सॉइल अक्सर सेलाइन होती है क्योंकि ड्रेनेज पुअर होता है और एवेपोरेशन हाई, जिससे सॉल्ट फ्लैट्स बन जाते हैं। सो की टेक अवे, हॉट डेजर्ट्स बनते हैं डिसेंडिंग एयर यानी हैडली सेल से, जबकि मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स बनते हैं डिस्टेंस और माउंटेन बैरियर से। मैकेनिज्म अलग, रिजल्ट सेम, एरिडिटी। फाइनली, लेट्स एनालाइज द डेजर्ट इकोनॉमी। पहले डेजर्ट्स को एरियाज ऑफ डिफिकल्टी माना जाता था, जहां सिर्फ सर्वाइवल की जंग थी। लेकिन आज नैरेटिव बदल गया है। अब इन्हें जियोलॉजिकल म्यूजियम्स और रिसोर्स हब्स के रूप में देखा जा रहा है। ट्रेडिशनली डेजर्ट इन्हैबिटेंट्स दो तरह के थे। एक थे हंटर्स या गैदरर्स, जैसे कालाहारी के बुशमैन या ऑस्ट्रेलिया के बिंडीब्यू ट्राइब्स। ये लोग नेचर के साथ कंप्लीट हार्मनी में रहते थे, पानी की हर बूंद और हर रूट को पहचानते थे।
दूसरे थे नोमैडिक हर्डर्स, जैसे अरेबिया के बेडुइन्स, सहारा के त्वारेग्स या गोबी के मंगोल्स। इनका लाइफस्टाइल मोबिलिटी पर बेस था, सीजनल माइग्रेशन अपने कैमल्स और यैक्स के साथ, पास्चर की तलाश में। ये लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे और इनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर मिनिमल था। फिर आता है ओएसिस एग्रीकल्चर, डेजर्ट में सेटल्ड लाइफ का पहला एग्जाम्पल। ओएसिस सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। अंडरग्राउंड वाटर यानी आर्टिशियन वेल्स या एक्विफर्स सरफेस पर आता है, जिसके चारों तरफ बस्तियां बसती हैं। यहाँ डेट पाम डोमिनेट करता है। डेट पाम सिर्फ फल नहीं देता, वो एक कैनपी क्रिएट करता है, जिसके नीचे छाया में दूसरी क्रॉप्स जैसे व्हीट, कॉटन, मेज, फ्रूट्स उगाई जा सकती हैं। ये मल्टी लेयर्ड कैनपी सिस्टम इंटेंस धूप से क्रॉप्स को बचाता है। ऑब्जर्व दिस विजडम। ये आइसोलेशन में सस्टेन लाइफ का परफेक्ट मॉडल है। हाउएवर, मॉडर्न एरा में डेजर्ट इकोनॉमी सबसिस्टेंस से शिफ्ट होकर एक्सट्रैक्शन पर आ गई है। डेजर्ट्स मिनरल्स के खजाने निकले। एटाकामा डेजर्ट चिले में कलीचे यानी सोडियम नाइट्रेट के डिपॉजिट्स हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चलाते हैं। मिडिल ईस्ट यानी अरेबिया, सहारा और कालाहारी तो ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल और नेचुरल गैस के ग्लोबल सेंटर्स बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी डेजर्ट में गोल्ड यानी कालगुरली और कूलगाटी में मैसिव रिजर्व्स हैं। यूटाह यानी यूएसए में बिंघम कैनियन कॉपर माइन है। इस मिनरल वेल्थ ने पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। पाइपलाइन नेटवर्क्स, रोडवेज और मॉडर्न सिटीज लाइक दुबई वहां खड़े हो गए हैं जहां पहले सिर्फ रेत थी। ये ट्रांजिशन दो फिलॉसफीज को दर्शाता है, अडैप्टेशन वर्सेस मॉडिफिकेशन। ट्रेडिशनल लोग जैसे बुशमैन या बेडुइन्स एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडैप्ट करते थे। लिमिटेड वाटर यूज, माइग्रेशन, ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। मॉडर्न अप्रोच एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की है। डिसैलिनेशन प्लांट से समुद्र का पानी मीठा करना, एयर कंडीशन सिटीज बनाना और टेक्नोलॉजी से नेचर के कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करना। आज डेजर्ट्स ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड हैं वाया पाइपलाइंस एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स। इवन सोलर एनर्जी का पोटेंशियल जैसे सहारा सोलर फार्म्स अब एक्सप्लोर हो रहा है, जो फ्यूचर में डेजर्ट्स को एनर्जी एक्सपोर्टर्स बना सकता है। तो डेजर्ट अब सिर्फ बैरन लैंड नहीं बल्कि हाई वैल्यू इकोनॉमिक जोन है। क्लियर है पूरा एवोल्यूशन फ्रॉम सर्वाइवल टू डोमिनेशन।